हाँ, संविधान के अंतर्गत हमने पहला टॉपिक पढ़ लिया है, भारत का संवैधानिक विकास। अब मैं आज से दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। दूसरा टॉपिक है भारतीय संविधान का निर्माण। आपके सिलेबस में संविधान सभा का टॉपिक दिया गया है, यानी संविधान सभा द्वारा जो संविधान का निर्माण किया गया उसके बारे में हमें डिटेल में यहाँ पर पढ़ना है। संविधान सभा से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, प्री में भी आ रहे हैं, मेंस में भी आ रहे हैं। पहले का जो सिलेबस था उसमें संविधान सभा क्लियर मेंशन नहीं हुआ करता था, अभी का जो सिलेबस है उसमें संविधान सभा उन्होंने क्लियर कट दिया हुआ है। तो कहने के मतलब यहाँ पर है कि संविधान सभा से क्वेश्चन तो पूछे ही जाना है, पहले भी पूछे जाते थे, अब भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। संविधान सभा के अंतर्गत बहुत सारी चीजें हमें पढ़ना है डिटेल में। संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले किसके द्वारा उठाई गई, कब किसने मांग उठाई, संविधान सभा के गठन की मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा कब स्वीकार किया गया, इसका गठन कैसे हुआ, कब हुआ, इसके सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ, है ना, इसमें कितने सदस्य संख्या कितनी थी, कब कब कितनी रही, फिर इसकी बैठकों के बारे में, ये सारी डिटेल हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो सबसे पहले हम संविधान सभा के संबंध में पढ़ने वाले हैं इसके गठन की मांग। अलग अलग समय पर अलग अलग संस्थाओं द्वारा, अलग अलग व्यक्तियों द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग को उठाया गया। सबसे पहले जो मांग उठाई गई वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा उठाई गई, है ना, 1895 की बात है। इन्होंने स्वराज विधेयक के माध्यम से जो है ये मांग उठाई। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से मांग उठाई गई। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन आता है कि भारत में संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा उठाई गई, कब उठाई गई, किसके माध्यम से उठाई गई। तो 3 प्रश्नों के जवाब यहाँ पर आपको मिलेंगे। सर्वप्रथम किसने उठाई, तो बाल गंगाधर तिलक ने उठाई। कब उठाई, तो 1895 में उठाई ना, ये फैक्ट है, बाल गंगाधर तिलक ने उठाई। किसके माध्यम से उठाई, तो स्वराज विधेयक के माध्यम से ये मांग उठाई गई। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो जाता है। इसके बाद अगर आपको पूछा जाता है कि किसी संगठन की ओर से संविधान सभा के गठन की मांग को कब उठाया गया, तो वो संगठन है स्वराज पार्टी ना। भारतीय संविधान के गठन के निर्माण के लिए किसी संगठन द्वारा सर्वप्रथम मांग स्वराज पार्टी द्वारा उठाई गई और इसका समय है 1924, है ना। किसी संगठन द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग को सबसे पहले स्वराज पार्टी ने उठाया और उसका समय 1924। स्वराज पार्टी का डिटेल आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत इसका डिटेल पढ़ने में आता है। लेकिन मैं संक्षेप में इसके बारे में बता दूं कि स्वराज पार्टी जो थी ये कांग्रेस से ही अलग हुई एक पार्टी थी, दल था। कांग्रेस के सदस्यों में मतभेद पैदा हो गए थे। मतभेद क्या थे? मतभेद ये थे कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो चुनाव होने वाले हैं उन चुनाव में कांग्रेस को हिस्सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अधिकांश जो कांग्रेसी थे उनका मानना था कि कांग्रेस को हिस्सा नहीं लेना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे सदस्य थे जिनका मानना था कि कांग्रेस को हिस्सा लेना चाहिए चुनाव में, और वही नेता थे जो चुनाव में हिस्सा लेने के पक्षधर थे। उन्हीं नेताओं ने मिलकर के कांग्रेस से अलग होकर के एक नया दल बनाया जिसका नाम है स्वराज पार्टी। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी और इसके जो अध्यक्ष थे देशबंधु चित्तरंजन दास और इसके सचिव थे मोतीलाल नेहरू। ये 2 बड़े नेता थे, देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इन दोनों ने मिलकर के जो है स्वराज पार्टी का गठन किया जो कांग्रेस से विभाजित होकर के बना। तो इस पार्टी ने, इस दल ने 1924 में संविधान सभा के गठन की मांग को उठाया। अब किसी व्यक्ति द्वारा औपचारिक रूप से ये मांग कब उठाई गई, ये क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के गठन की
मांग औपचारिक रूप से सर्वप्रथम किसने उठाई, कब उठाई? तो इसमें एम.एन. रॉय का नाम आता है ना। संविधान सभा के गठन की मांग औपचारिक रूप से सर्वप्रथम एम.एन. रॉय द्वारा 1934 में उठाई गई। औपचारिक रूप से मांग उठाए जाने का मतलब होता है कि सरकार के समक्ष वो मांग रखना, ब्रिटिश सरकार के समक्ष मांग रखना, ज्ञापन के माध्यम से, है ना, आवेदन के माध्यम से कोई मांग रखना, तो उसको कहते हैं औपचारिक मांग। तो एम.एन. रॉय 1934 में उन्होंने ये मांग उठाई थी। एम.एन. रॉय एक्चुअली इनका जो नाम है कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना इन्होंने की थी एम.एन. रॉय ने, मानवेंद्र नाथ रॉय। ये स्थापना जो है ताशकंद में की गई थी और फिर भारत में इसको संगठित किया गया था। कानपुर में जो है इसका हेड ऑफिस बनाया गया था एम.एन. रॉय द्वारा और बाद में कम्युनिस्ट पार्टी जो है दो पार्टियों में विभाजित हो गई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। 1964 में उसका विभाजन हुआ था। तो एक बार एमपीपीएससी में ये भी क्वेश्चन आया कि कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन कब हुआ? 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, दो पार्टियों में कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित हो गई थी, सीपीआई और सीपीएम, है ना। तो अभी दो कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। तो एम.एन. रॉय जो थे वो कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कहे जाते हैं। इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी ताशकंद में, बाद में कानपुर आकर के उसको संगठित किया था। तो एम.एन. रॉय ने 1934 में संविधान सभा के गठन की मांग औपचारिक रूप से उठाई थी। अब यहां पर आता है कि कांग्रेस ने इस मांग को कब उठाया? तो कांग्रेस द्वारा इस मांग को, यानी संविधान सभा की मांग को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उठाया गया था कांग्रेस की ओर से। और ये जो मांग है ये 1937 के फैजपुर अधिवेशन में उठाई गई थी मांग, है ना। कांग्रेस की मंच से, कांग्रेस की ओर से संविधान सभा गठन की मांग को सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उठाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब उठाया, किस अधिवेशन के माध्यम से उठाया? तो 1937 का जो फैजपुर अधिवेशन है कांग्रेस का, इसमें अध्यक्ष चूंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा गठन की मांग को उठाया। फैजपुर अधिवेशन जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है। फैजपुर महाराष्ट्र का एक गांव था और गांव में हुआ पहला सम्मेलन, उसको कहा जाता है कांग्रेस का। तो इसमें चूंकि अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इस अधिवेशन में ये मांग उठाई गई, इसलिए ऐसा कहते हैं कि कांग्रेस के मंच से संविधान सभा के गठन की मांग को सर्वप्रथम उठाने वाले नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1937 का समय है ये, फैजपुर अधिवेशन था जब ये मांग उठाई गई। फैजपुर, जैसा मैंने बताया कि फैजपुर जो है एक गांव हुआ करता था, महाराष्ट्र का एक गांव था। तो ऐसा कहा जाता है कि फैजपुर जो अधिवेशन है ये कांग्रेस का पहला गांव में हुआ अधिवेशन माना जाता है, यानी सबसे पहले गांव में अधिवेशन कांग्रेस का यहीं पर हुआ था, है ना। तो ये है इस तरीके से, इसमें अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब यहां पर आती की बात कि ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया ना। अभी तो हम पढ़ रहे थे कि भाई मांग अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय में उठाई। अब यहां पर बात आती है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा कब, किसके माध्यम से संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकारा गया। तो ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा के गठन की मांग को सर्वप्रथम 1940 के अगस्त प्रस्ताव द्वारा स्वीकारा गया था। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया था। चूंकि अगस्त में ये प्रस्ताव आया इसलिए इसको अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। और ये प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा प्रस्तुत किया गया था ना। इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले थे तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो तत्कालीन वायसरॉय कहे जाते, लॉर्ड लिनलिथगो, है ना। 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो, जो उस समय वायसरॉय थे भारत के, उन्होंने जो ये प्रस्ताव रखा तो उसका नाम है अगस्त प्रस्ताव। तो इस प्रस्ताव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकारा था। बाकी अगस्त प्रस्ताव में और सारी चीजें हैं, वो हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे आप लोग। अब यहां पर बात आती है कि गठन कैसे हुआ, किसके माध्यम से हुआ। बहुत ये क्वेश्चन आया है पहले, एमपीपीएससी का एक परंपरागत क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन किसके तहत हुआ। तो संविधान सभा के गठन की योजना जो है
कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत प्रस्तुत की गई थी। कैबिनेट मिशन प्लान में जो है संविधान सभा के गठन की योजना प्रस्तुत की गई थी ना। कैबिनेट मिशन प्लान में संविधान सभा के गठन की योजना प्रस्तुत की गई थी और इसके तहत ही जो है संविधान सभा का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन क्या है? कैबिनेट मिशन एक्चुअली 1946 को भारत आया था। 1946 में ये भारत आया था कैबिनेट मिशन, 1946 में। 3 सदस्यीय मिशन था ये। 3 सदस्य कौन थे? एक इसमें अध्यक्ष थे जो थे पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। 2 अन्य सदस्य थे, उसमें एक एबी अलेक्जेंडर थे और तीसरे थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, है ना। तो एक अध्यक्ष 2 सदस्य थे इसमें। इसकी अगर संगठन की हम बात करें तो इसमें अध्यक्ष थे, यहां से भी क्वेश्चन आता है हिस्ट्री के अंतर्गत, पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस उस समय जो है भारत सचिव थे। पैथिक लॉरेंस जो भारत आए थे इसके साथ 2 सदस्य थे, उसमें एक एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, ये एवी अलेक्जेंडर ये एक सदस्य थे। फिर दूसरे सदस्य थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये तो ऐसे 3 सदस्यीय ये मिशन था। चूंकि तीनों सदस्य जो है ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे, इसलिए इसको नाम दे दिया गया कैबिनेट मिशन ना। कैबिनेट मिशन कहने के पीछे वजह यही है कि ये 3 सदस्य थे जिनके नाम मैंने बताए हैं। ये तीनों सदस्य जो है ब्रिटिश मंत्रिमंडल, ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे, इसलिए इसको इस मिशन को नाम दिया गया कैबिनेट मिशन। इसमें जैसे तीनों का मैंने परिचय आपको बताया है आप लोगों को। पैथिक लॉरेंस, पैथिक एक्चुअली पैथिक लिखा है, पैथिक लॉरेंस नाम है। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे। एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है ये जो है बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। बोर्ड ऑफ ट्रेड जो है व्यापार मंडल जो था उसके अध्यक्ष थे। तो ये तीनों चूंकि ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे, इसलिए इसको कैबिनेट मिशन कहा गया। ये भारत क्यों आया था? 1946 में भारत आया था। क्यों आया था? यहाँ पर राजनीतिक गतिरोध बना हुआ था, विभिन्न राजनीतिक दलों के मध्य गतिरोध बना हुआ था, खासतौर से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच गतिरोध बना हुआ था। तो उनके गतिरोध को दूर करने के लिए और सुधार जो भी प्रशासनिक सुधार थे उनको लागू करने के लिए ये मिशन जो है भारत आया था। तो इसने आकर के जो है कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच बात की थी और उन जो हठ धर्मिता मुस्लिम लीग की हठ धर्मिता थी उसको दूर करने का प्रयास किया था, लेकिन वो दूर हो नहीं पाई। तो इस तरीके से ये प्रशासनिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए मिशन भारत आया था। इसने जो प्लान प्रस्तुत किया, संविधान सभा के गठन के लिए जो प्लान प्रस्तुत किया, इसी को हम कहते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। तो इस प्लान के तहत ही जो संविधान का गठन हुआ है ना। ये गठन हुआ है नवंबर 1946 ना। जुलाई अगस्त में चुनाव हुए हैं। इसके तहत कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत सारी चीजें बताई गई थी कि संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव कैसे होंगे, गठन कैसे होगा, ये सारी चीजें बताई गई थी। तो इसके तहत ही जो है जुलाई अगस्त में चुनाव हुए और नवंबर 1946 में इसका गठन कर दिया गया था। तो इसके निर्वाचन के बारे में आगे डिटेल है। संविधान सभा के लिए चुनाव जो है जुलाई अगस्त में 1946 में हुए और इसके सदस्य कैसे चुने गए ये पूरी यहाँ पर डिटेल आपको बताई गई है ना। संविधान सभा के जो सदस्य चुने गए वो प्रांतीय जो विधानसभाएं थी उनके निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने गए, है ना।
संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया, यानी इनका चुनाव जो डायरेक्ट नहीं हुआ था, अब इनडायरेक्ट हुआ था, अप्रत्यक्ष हुआ था। इस तरह से एक संविधान सभा की आलोचना भी की जाती है। जब हम मेंस में पढ़ते हैं तो वहां पर आलोचना भी पढ़ते हैं, यहाँ पर आलोचना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं प्री के हिसाब से। तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ, यानी डायरेक्ट जनता द्वारा चुनाव नहीं किया गया। जनता की जो प्रतिनिधि थे संविधान सभा के निर्वाचित सदस्य, उनके द्वारा चुनाव किया गया। चुनाव की जो पद्धति है अभी भी प्रचलित है, इसका नाम है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो इस पद्धति के द्वारा चुनाव हुए। एक्चुअली निर्वाचन की दो पद्धतियां यूज की जाती हैं। एक होती है फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम, जो सबसे आगे वही जीते। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जो सबसे आगे वही जीते। और दूसरी होती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये जो पद्धति है ये प्रत्यक्ष रूप से जो चुने जाते हैं उनके लिए होती है, जो सबसे आगे वही जीते, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो ये जो पद्धति है ब्रिटेन की पद्धति है, ये उनके लिए यूज की जाती है जिनका चुनाव डायरेक्टली जनता द्वारा होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति आयरलैंड की पद्धति है। इस पद्धति का उपयोग वहां पर होता है जहां पर चुनाव इनडायरेक्ट होता है, यानी डायरेक्ट नहीं होता है, सदस्यों द्वारा होता है, निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा होता है ना। तो ये जो चुनाव हुआ था ये चूंकि अप्रत्यक्ष रूप से हुआ, प्रांतीय जो विधानसभाएं थी उनके निर्वाचित सदस्यों द्वारा हुआ, इसलिए जो है इस पद्धति का प्रयोग किया गया, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इस पद्धति का प्रयोग आज राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा सदस्य और विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में भी किया जाता है। ठीक है, तो दो तरह की पद्धतियां जो है चलती हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और दूसरी है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इसको हिंदी में कहते हैं जो सबसे आगे वही जीते। इसका एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, 2 बार आ चुका है, मेंस में इसको पूछा गया है। डायरेक्टली जनता द्वारा जो चुने जाते हैं उनका चुनाव इसी पद्धति से होता है, जो सबसे आगे वही जीते, और जिनका चुनाव इनडायरेक्टली होता है उसके लिए यही पद्धति यूज की जाती है, जिसका नाम है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो इस तरीके से संविधान सभा के सदस्यों की निर्वाचन की पद्धति यही थी। इसके बाद इसके संगठन के बारे में, संविधान सभा के जो सदस्य थे उसमें कौन कौन सदस्य थे, है ना, कितने निर्वाचित हुए, कितने मनोनीत हुए, निर्वाचित कहां से हुए, मनोनीत कहां से हुए, ये पूरा डिटेल चार्ट के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है। ये देखिए संविधान सभा के टोटल जो सदस्य अगर हम देखें तो टोटल सदस्य यहां पर 389 थे जो संविधान सभा के गठन के समय थे, 389। तो 389 में निर्वाचित और मनोनीत, निर्वाचित थे 296 ना, 296 निर्वाचित थे और 93 जो है मनोनीत किए गए थे। मनोनीत कहां से हुए, जो रियासतें थी, रियासतों के प्रमुखों द्वारा जो है इतने सदस्य 93 जो है मनोनीत किए गए थे ना। 296 जो थे वो निर्वाचित हुए। निर्वाचित कहां से हुए, तो प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा इनको निर्वाचित किया गया, जैसा मैंने भी बताया था ना। निर्वाचित मनोनीत 2 तरह के सदस्य थे संविधान सभा के अंदर। तो निर्वाचित जो सदस्य थे वो कहां से आए निर्वाचित होकर के, तो प्रांतीय विधानसभाएं जो थी उनके निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए गए थे 296। 296 में फिर मैंने डिवाइड करके आगे लिखा है 292 और 4। 292 जो थे ये जो है गवर्नरों वाले जो प्रांत थे 11, वहां से जो है 292 सदस्य निर्वाचित किए गए थे। 11 जो प्रांत थे वो गवर्नरों वाले प्रांत, यानी जिन प्रांतों के प्रमुख गवर्नर थे उनकी संख्या थी उस समय 11। तो 11 गवर्नरों वाले प्रांतों से 292 सदस्य निर्वाचित हुए। 4 जो सदस्य थे ऐसे प्रांतों से निर्वाचित हुए जिनके प्रमुख कमिश्नर हुआ करते थे।
तो गवर्नरी प्रांत और कमिश्नरी प्रांत, दो प्रकार के प्रांत थे उस समय। तो कमिश्नरी प्रांतों से 4 सदस्य निर्वाचित हुए, गवर्नरों वाले प्रांतों से 292 सदस्य निर्वाचित हुए, और ऐसे प्रांत जो थे वो 11 प्रांत थे। वैसे टोटल मिलाकर के जो है 15 प्रांत थे, जिनसे जो है 296 सदस्य जो है निर्वाचित किए गए थे, और 93 जो सदस्य थे वो रियासतों के जो प्रमुख थे उनके द्वारा मनोनीत किए गए थे। तो ये पूरा इस तरह के संगठन आप अगर देखेंगे तो आपको जो है सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, जरा सी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आई। इसके बाद इसके संगठन संबंधित कुछ और बातें यहाँ पर मैंने बताई हैं। संविधान सभा के सदस्य 2 प्रकार के सदस्य थे, जैसे मैंने बताया, निर्वाचित और मनोनीत। निर्वाचित ज्यादा थे, मनोनीत कम थे, लेकिन दोनों तरह के सदस्य इसमें थे। जैसे अभी जो संसद होती है, लोकसभा राज्यसभा, उसमें भी 2 तरह के सदस्य होते हैं। हालांकि लोकसभा में अब मनोनीत सदस्य एंग्लो इंडियन नहीं हो रहे हैं, लेकिन राज्यसभा में होते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, बाकी सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो इस तरीके से निर्वाचित मनोनीत 2 प्रकार के सदस्य संसद में भी होते हैं, जैसे संविधान सभा में थे। संविधान सभा में 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया गया था। कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि संविधान सभा का एक सदस्य देश की 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा था। लोकसभा में भी लगभग यही रेशो होता है अभी, है ना, तो वही स्थिति है। ये भी क्वेश्चन आता है कि एक संविधान सभा का जो एक सदस्य था वो देश की कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा था या उसने किया था, तो उसका आता है 10 लाख। 10 लाख पर एक सदस्य, है ना, 10 लाख पर एक सदस्य संविधान सभा में चुना गया था, है ना। जैसे हम कह सकते हैं एक सदस्य प्रति 10 लाख, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। 296 जो प्रतिनिधि थे उनका निर्वाचन सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया था, यानी सांप्रदायिकता आधार पर किया गया था। इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ, जिसका उल्लेख आगे किया गया है, इसका मतलब यह हुआ कि 3 वर्गों से ये सदस्य चुने गए थे। 3 वर्ग कौन कौन से थे? सीटों का निर्धारण प्रमुखतः 3 समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया था। 3 समुदाय कौन से थे? मुस्लिम, सिख और सामान्य। जैसे अभी लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें जो है खास तौर से 3 वर्ग होते हैं। एक होते हैं एससी, एक होते हैं एसटी और एक होते हैं सामान्य। ठीक है, तो इसी तरीके से उस समय भी जो है संविधान सभा के निर्वाचन के समय 3 वर्गों में पूरी जनसंख्या को डिवाइड कर दिया गया था। तो इसी को कहा जाता है सांप्रदायिक आधार पर चुनाव किया गया था। प्रतिनिधियों का निर्वाचन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था, यानी पूरी जनसंख्या को 3 संप्रदायों में डिवाइड कर दिया गया था। उसमें मुस्लिम, सिख और सामान्य। सामान्य का मतलब मुस्लिम तथा सिख के अलावा बाकी जो वर्ग थे उनको सामान्य श्रेणी में मान लिया गया। अभी जो होता है एससी, एसटी और सामान्य होता है। महिलाओं को अभी आरक्षण नहीं मिल रहा है। 106 संविधान संशोधन जो लाया गया है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, उसके तहत महिलाओं को भी आरक्षण आगे दिया जाएगा। तो फिर 4 तरह के वर्ग हो जाएंगे, है ना, महिला एक अलग वर्ग हो जाएगा। लेकिन अभी जो है 3 वर्गों के आधार पर चुनाव पिछले हुए हैं, आगे चुनाव होंगे तो उसमें महिला वर्ग भी अलग से जुड़ जाएगी। तो इस समय भी जो है 3 समुदायों के बीच जनसंख्या का विभाजन किया गया था, मुस्लिम, सिख और सामान्य। संविधान सभा में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व था, जितने वर्ग थे सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व इसमें प्रदान किया गया था समान रूप से। अब आगे सदस्य संख्या मैंने यहां पर अलग से लिखी हुई है। जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उस समय सदस्य संख्या थी 389 कुल सदस्य संख्या। ये गठन के समय, ये है कब? गठन के समय। ये सदस्य संख्या गठन के समय थी, है ना। इसमें ब्रिटिश प्रांत ब्रिटिश प्रांतों से आए थे 296, ये डिवाइडेशन में कर चुका हूं। 292 + 4 ब्रिटिश कमिश्नरी प्रांत थे, 4 वहां से जो है 4 मेंबर्स आए थे। और जो 292 ये इसका है, एक्चुअली ये 292 इसका है। 292 11 गवर्नरों के प्रांतों से आए थे। रियासतों से मनोनीत सदस्य 93 थे। ये पूरा जो है मैं बता चुका हूं पहले, वही है ये। अब इसके बाद आता है, मतलब गठन के समय 389 मेंबर्स थे संविधान सभा के। जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, तब संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ, है ना। 31
अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन हो गया, तो उस समय जो है सदस्य संख्या बची थी 299। बाकी जो सदस्य थे वो पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य बन जाते हैं, है ना। तो ये संख्या जो है कब की है, जब संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ, यानी 31 अक्टूबर 1947 को जब संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। पुनर्गठन क्यों हुआ, क्योंकि पाकिस्तान का विभाजन हो गया। पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन किया जाना था, ताकि जो है अलग अलग संविधान का निर्माण हो सके, है ना। तो पाकिस्तान के भारत से विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या बची थी 299। संविधान पर जब हस्ताक्षर किए गए उस समय सदस्य संख्या बची थी 284, और 284 में महिलाओं की संख्या 8 बची थी। जब संविधान सभा गठित हुई थी तो उस समय महिलाओं की संख्या थी 15। ये भी क्वेश्चन एक बार मेंस में पूछा गया था, संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो 15 महिलाएं थी उस समय। 389 में महिलाओं की संख्या थी 15। और जब संविधान पर हस्ताक्षर किए गए उस समय सदस्य संख्या टोटल थी 384, और 384 में महिलाओं की संख्या 8 बची थी। ये हस्ताक्षर करने का जो समय है ये है 24 जनवरी 1950, यानी संविधान सभा की जो आखिरी बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, तब उस समय जो है संविधान पर हस्ताक्षर किए गए, और हस्ताक्षर जब किए गए उस समय सदस्य संख्या बची थी 284, यानी 3 फिगर आपको सदस्य संख्या के याद रखना है। 389 गठन के समय, 299 पुनर्गठन के समय, और 284 हस्ताक्षर करने के समय। 389 जब संख्या थी तो उस समय महिलाओं की संख्या 15 थी। जब हस्ताक्षर किए गए संविधान पर तो उस समय महिलाओं की संख्या थी 8। तो ये यहाँ पर देखिए संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 यहाँ पर मैंने बताई है। ये गठन के समय की है, ये है गठन के समय, यानी 389 में से। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी बेगम एजाज रसूल, है ना। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हालांकि अभी तक आया नहीं ऐसा क्वेश्चन, लेकिन आगे आ सकता है कि संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला जो सदस्य थी वो थी बेगम एजाज रसूल। ये जो है एकमात्र मुस्लिम महिला थी। इसके अलावा अन्य जो महिलाएं थी, जो 15 ये संख्या आपको दिख रही है, इसमें अन्य जो थी उसमें चर्चित जो उस समय रही हैं, बाद में अभी हम उनको याद रखते हैं, जैसे राजकुमारी अमृत कौर केंद्र में पहली महिला मंत्री कही जाती हैं। उनके नाम से कोई ना कोई रिकॉर्ड है। जो भी 15 महिलाएं थी उनके कुछ नाम मैं बता रहा हूँ, है ना। उसमें एक तो एकमात्र मुस्लिम महिला हो गई बेगम एजाज रसूल। दूसरा मैंने नाम बताया है राजकुमारी अमृत कौर, जो केंद्र में पहली महिला मंत्री कही जाती हैं। तीसरा नाम आता है सरोजिनी नायडू, जो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कही जाती हैं। और पहली महिला राज्यपाल, किसी राज्य में पहली महिला राज्यपाल कही जाती है, पहली महिला गवर्नर या चांसलर कही जाती हैं, है ना। और इसके बाद विजय लक्ष्मी पंडित, ये पहली महिला संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कही जाती हैं, विजय लक्ष्मी पंडित, है ना। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो जिनके नाम से कोई न कोई रिकॉर्ड है, वो महिलाएं जो है संविधान सभा में सदस्य रही हैं। तो उनके कुछ नाम आपको याद रखना है, कभी इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो उनका उल्लेख हम कर सकते हैं। संविधान सभा में मध्य प्रदेश से निर्वाचित जो सदस्य थे उसमें डॉक्टर हरि सिंह गौर, फ्रैंक एंथोनी, इनका नाम आगे आएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल, सेठ गोविंदास, हरि विष्णु कामत, ये कुछ व्यक्ति थे जो संविधान सभा में सदस्य थे, मध्य प्रदेश की ओर से सदस्य। मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी ये जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं बने, क्योंकि इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। जो मुख्य नेता थे संविधान सभा के सदस्य नहीं बने क्योंकि इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के जनक कहे जाते हैं, पाकिस्तान के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। तो दोनों देशों के राष्ट्रपिताओं ने जो है संविधान सभा का चुनाव नहीं लड़ा, इसलिए वो संविधान सभा के सदस्य नहीं बने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य थे,
लेकिन उनको लेकर के एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि इनको 2 बार चुनाव लड़ना पड़ता संविधान सभा का, क्योंकि जब वो संविधान सभा के सदस्य पहली बार बने तो वो क्षेत्र जो है बांग्लादेश में चला गया। यानी जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो पूर्वी बंगाल वाला जो हिस्सा था वो पाकिस्तान में चला गया, जिसको आज हम बांग्लादेश कहते हैं। तो वो हिस्सा पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को दोबारा चुनाव लड़ना पड़ा, और वो चुनाव उन्होंने लड़ा था मुंबई प्रेसिडेंसी यानी पूना से चुनाव लड़ा था, है ना। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बंगाल से संविधान सभा में सदस्य चुने गए थे, लेकिन विभाजन के बाद जब वह क्षेत्र पूर्वी बंगाल यानी बांग्लादेश में चला गया, पाकिस्तान के अंतर्गत चला गया था, तो उन्हें जो है मुंबई प्रेसिडेंसी से यानी पूना से चुनाव लड़ना पड़ा था। तो ये इस तरीके से इसमें खास फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे आगे पढ़ेंगे संविधान सभा की बैठकें। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं, कौन सी बैठक कब हुई, किसमें कौन अध्यक्ष था, उपाध्यक्ष था, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आए हैं। तो हम इसको कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही।